बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। एक तवील वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैं गैर हाज़िर था, लेकिन अभी मैं दोबारा आ गया हूं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो मेरी कमिटमेंट है फैक्ट्स पहुँचाने की, वो इंशाअल्लाह मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इस दौरान जितनी भी मेरी निजी मसरूफियत रही है, मैं FIA के मामलात बिल्कुल नहीं भूला। FIA मेरे जो थी वो प्रायोरिटी पे थी। मैं पूरे पाकिस्तान में FIA के मामलात को चेक कर रहा था, देख रहा था। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मेरे पास आते रहे। इस दौरान जितनी भी हैपनिंग्स हुई बड़े लेवल पे, वो मेरे तक आती रहीं और मैं उनको जमा भी करता रहा। और आज मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं आप सबको कुछ चीज़ें बताऊं, कुछ टीज़र्स मैं आपको बताऊं और उनका अहाता, उन टीज़र्स का अहाता जो है वो मैं अगले प्रोग्राम में करूं। इस दौरान पिछले एक माह के दौरान काफ़ी बड़े पैमाने पे चीज़ें डेवलप हुई, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी और कराची में भी। इस्लामाबाद तो जोन तो एक तरह से कहानियों का एक और करप्शन का एक गढ़ बना रहा और बिलाखिर एक जोनल डायरेक्टर जो थे उनको मोहसिन भट्ट साहब ने आके हटा दिया। हालांकि उन्होंने अटकलियाँ बहुत लीं, आखिर पे खासकर फॉरेन फंडिंग केस पे उन्होंने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई और उन फुर्तियाँ वो इस तरह थी कि रात को 2 बजे बैठ के टीम को बुलाना और सुबह 10 बजे के नोटिस जारी करना लोगों को कि आप आ जाएं। इस तरह FI की तारीख में कभी हुआ नहीं है कि रात को 2 बजे एक नोटिस जो है वो दिया जाए और सुबह 10 बजे बुलाया जाए। हालांकि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का नोटिस होता है, एक नोटिस होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पोस्टिंग न बचा सके और बिलाखिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी ट्रांसफ़र से पहले भी कुछ कहानियाँ मशहूर थीं, जैसे CBR टाउन का केस था, किस तरीके से वो डील हुआ, किस तरह से 2 मुलजमान को उन्होंने पकड़ा, फिर बाकी की कैसे ज़मानत हुई। ये भी एक मुहम्मा है, ये सारी तफसील मेरे पास है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा आने वाले दिनों में। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि CBR टाउन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया और क्रेडिबल सोर्सेज और जिनके साथ ये बीती है उनमें से मेरे तक किस तरीके से पहुँचे लोग, उन्होंने मुझे क्या बताया, ये मैं अगले आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा। उसके अलावा जिना गार्डन के ऊपर एक FIR दी गई और उसकी कहानियाँ जो हैं वो बड़े ऐवानों तक फैली हुई हैं और किस तरीके से किसने कहाँ पे FIR करवाने के लिए कितनी ज़मीन किसको दी। फिर इसके बावजूद इलेक्शन से 2 दिन पहले FIR हुई, फिर उनके 2 लोगों को पकड़ा भी, 3 लोगों को। इसके बावजूद कुदरत का निज़ाम है, वो FIR होने के बावजूद मुखालिफ पार्टी जीत गई और जिन्होंने ज़मीनें दी थी FIR करवाने के लिए, जिन्होंने मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर रिश्वतें दी थी, वो पार्टी फिर भी हार गई। वो क्या हुआ, उसमें कहाँ किसने कितनी ज़मीन ली और उस ज़मीन के एवज़ उनको क्या करना पड़ा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ अरबों रुपए की डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन जो हैं, अरबों रुपए की उन्होंने इंक्वायरियाँ जो हैं वो जाते जाते फ्रीज़ कर दी। उन्होंने कहा जी ये आइंदा कोई खोल ही ना पाए। ये FI की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इंक्वायरियाँ क्लोज़ तो होती देखी गई हैं, FIR इंक्वायरियाँ बंद तो होती देखी गई हैं, लेकिन FIR जो इंक्वायरियाँ थी, जो करप्शन की एप्लीकेशन थी लोगों की, उनको फ्रीज़ करने का ये जो अनोखा कारनामा है, ये माशाल्लाह एक्स डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन के ज़ुमरे में आया है। और जो DD लॉ थे, उन्होंने फिर इसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का नोट लिखा और उन्होंने कहा कि अंडर व्हाट लॉ, किस कानून के तहत आप जो है या कोई डायरेक्टर या कोई DG या कोई दूसरा इनको फ्रीज़ करके जा सकता है, फ्रीज़ करके कैसे जा सकता है। और उसमें वजह यही थी कि अरबों रुपए की लूट मार थी, हाउसिंग सोसाइटीज़ ने वो लूट मार की हुई थी, आम गरीब लोगों से पैसे लिए हुए थे और उनमें से एक हिस्सा सर्टन लोगों तक पहुंचाया गया और इस तरीके से वो इंक्वायरी क्लोज़ हो गई। इंक्वायरी क्लोज़ होने के बाद फ्रीज़ करके जाने का उन्होंने किया। उसके बाद कहानी फिर किस तरीके से बदली, उनको हटाया गया। फिर ख्वाजा आसिफ की कॉल किसको आई और किसको कहाँ लगाया गया, ये भी एक मामला है, ये भी मैं आने वाले दिनों में आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा कराची का जिक्र थोड़ा सा मैं करता हूँ कि किस तरीके से 3 इंतहाई अहम अफसरान के तबादले हुए
اور پھر وہ اسی طرح جس دن کو میرا خیال ہے کوئی 1:30-2 بجے آرڈر ہوتے ہیں اور شام کو وہ آرڈر ریورس ہو جاتے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر وہ آرڈر ریورس کیوں ہوئے کہ کیا وجہ تھی وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح بلوچستان کے اندر خاص کر کوئٹہ جو شہر ہے اور جو ہمارے بارڈر ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ڈالر وہاں پہ ایک جو سندھ کے بلوچستان کی جو ایف آئی اے کی مینجمنٹ ہے, ایک ریڈ نہیں ہوئی وہاں پہ. کوئی ہنڈیا والے کا سب سے بڑا کام 3 جگہوں پہ ہو رہا ہے, یا کراچی ہو رہا ہے, یا پشاور ہو رہا ہے, یا کوئٹہ ہو رہا ہے. لاہور میں بھی ہو رہا ہے لیکن پشاور والوں نے تو انتہا کر دی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری ہوئی ہے, جو نیشنل ایکسچیکر کو پیسہ آیا ہے. 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہ انہوں نے کنویکٹ کیے ہیں, عدالتوں سے سزائیں دلوائی ہیں, اسمگلروں کو انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا. لیکن حیرت انگیز طور پہ ایف آئی اے کا کوئی ایک ایسا کیس نہیں بنا سکی ایف آئی اے بلوچستان کے اندر, خاص کر بارڈرز کے اوپر جہاں پہ اتنا بڑا کروڑوں ڈالرز کا ڈیری میں اسمگلنگ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں, لیکن کوئی کیس نہیں بنا. وہ کیا وجہ ہے, اس میں کون لوگ ملوث ہیں, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ساری چیزیں میرے نوٹس میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں میں ایک ایشو پہ بات کروں گا آپ سے, اور وہ ایشو اسلام آباد ایف آئی اے کے حوالے سے ہوگا. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ایک چیز فیکٹ کے ساتھ, ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.